हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सनसाई की क्रॉनिकल मंथली फरवरी की कंप्लीट करेंगे। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये फरवरी तो दिया है फरवरी 2025, लेकिन इसमें जनवरी का और इससे पहले का करंट अफेयर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो फरवरी का है, जनवरी का नहीं होगा। इसमें जनवरी का ही सबसे ज़्यादा होगा। और जनवरी मतलब 2024 में जितनी भी घटनाएँ घटित हुई हैं दिसंबर तक, और फिर जनवरी में, सब कुछ इस वाली में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाली मैगज़ीन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी है, पढ़नी है और नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि आप लोग जानते ही हैं कि महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग जिला घोषित किया गया था। उत्तराखंड योग नीति, भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। तो ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2023, राम मंदिर परियोजना को स्वार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, श्रीलंका की नई वीज़ा नीति, 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट। ठीक है, नीति आयोग की सेफ रिपोर्ट, सुरक्षित आवास रिपोर्ट, इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, बीमा सखी योजना, नए दूरसंचार नियम, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, 34वां GD बिरला पुरस्कार, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, द बेस्ट फीफा वर्ल्ड अवार्ड। ठीक है, फीफा अवार्ड 2024, 25वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 लिखा है यहाँ पर, शायद 24 होगा यहाँ पर। चलिए देख लेंगे, पूरा पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक करके सभी को देखेंगे। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाता है एक। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को भी हम करा देंगे। चलिए, तो एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे कि आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में क्या बोला गया है, तो अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इस प्रकार से बोला गया है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं पूरा। तो सबसे मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर। ठीक है, 11 से 15 पेज पर और 18 से 20 पेज पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैगजीन में। ठीक है, तो चलिए 11 से 15 और 18 से 20 पर पहले देख लेते हैं। 11 से 15 पे आ जाते हैं जस्ट भी। चलिए देख लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 47% की वृद्धि हुई है। इसमें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS ने भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि को इंगित किया है। मुख्य बिंदु में क्या है, मुख्य तत्व में देखिए, बढ़ी हुई भागीदारी में 17 से 18 में क्या हुआ था, 23.3% से बढ़कर 23, और 2024 में महिलाओं की श्रम की जो भागीदारी है वो 41.7% हो गई। ठीक है, शैक्षिक प्रवृत्ति में देखेंगे, इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा स्नातक और उससे ऊपर वाली महिलाओं को रोजगार 34.5% से बढ़कर कितना हो गया, 39.6% हो गया। क्षेत्रों में बदलाव देखेंगे, वेतन भोगी नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जबकि कृषि कार्य और अनौपचारिक मजदूरी कार्य में भागीदारी क्या हो रही है, घट रही है। आर्थिक प्रभाव में देखेंगे, जैसे जैसे अधिक महिलाएं वेतन भोगी रोजगार में प्रवेश कर रही हैं, लैंगिक वेतन अंतर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, एक कॉन्सेप्ट आपको दे रही है। क्या कह रहा है, आर्थिक प्रभाव में जैसे जैसे अधिक महिलाएं वेतन भोगी रोजगार में प्रवेश कर रही हैं, लैंगिक वेतन अंतर में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। ठीक है, गिरावट। आगे देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश, भारत की बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी, जिसमें महिलाएं एक बड़ा हिस्सा बन रही है, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, महिला श्रम बल में की गई सरकारी पहल। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, महिला उद्यमियों के लिए सूक्ष्म ऋण दिया जाएगा, सूक्ष्म ऋण। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, विस्तारित मातृ अवकाश। ठीक है, महिला उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता मंच इसको बोलते हैं WEP, व्यवसाय में महिलाओं के लिए सलाह और सहायता देना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह इसको बोलते हैं SHG बोलते हैं इसको। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको बोलेंगे NRLM, ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय पालना घर योजना, कामकाजी माताओं के लिए डंग केयर सुविधा। ठीक है, डंग केयर सुविधा। और आगे देखिए, मिशन शक्ति महिला सशक्ति कार्यक्रम, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिला
महिलाएं, देखिए किरण, इसको बोलेंगे किरण, किरण वाइज किरण कार्यक्रम, तो महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करना है इसमें, ठीक है। ये है योजनाएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे देखिए MSP, मैंने ये बता दिया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इधर आ जाते हैं MSP की कानूनी गारंटी के लाभ, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ये वाला पूरा, ठीक है। तो इसमें आप पूरा नोट कर लेना इसको। आगे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, देखिए कृषि स्थायी समिति की MSP पर कानूनी गारंटी की सिफारिश। हाल ही में कृषि पर स्थायी समिति जिसकी अध्यक्षता पंजाब पूर्व प्रधानमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी रूप से गारंटी देने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि यह कदम किसानों की आत्महत्याओं की समस्या को सुलझाने में मदद करेगा, ठीक है, मदद होगी। PM किसान योजना में सुधार का सुझाव। समिति ने किसानों को PM किसान योजना के तहत वर्तमान में 6,000 की वार्षिक राशि को बढ़ाकर 12,000 करने का सुझाव दिया है। यह लाभ मौसमी प्रोत्साहन के रूप में पट्टेदारी किसान और खेत मजदूरों को भी दिए जाने की सिफारिश की गई है। आगे देखिए MSP का कानूनी गारंटी के लाभ, देखिए MSP की कानूनी गारंटी के लाभ। कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है, इसके बारे में जानें। किसानों को कीमतों में तेज गिरावट से बचाता है, किसानों को कीमतों में तेज गिरावट से बचाता है, गिरावट आ जाती है वो, और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। सरकार बुवाई के मौसम की शुरुआत में चुनिंदा फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है। कृषि लागत मूल्य आयोग, इसको बोलते हैं CACP, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, मांग और आपूर्ति और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के व्यापार की शर्तों जैसे कारकों के आधार पर MSP की सिफारिश करता है। सरकार 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए MSP की घोषणा करती है। सरकार 22 प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए MSP की घोषणा करती है, जिनमें 14 खरीफ फसल होती हैं। तो 14 खरीफ की फसल होती है, कौन कौन सी, धान, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और 6 ये सब एग्जाम्पल के तौर पर हो गए, ठीक है। 6 रबी की फसल होती हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, ठीक है, ये रबी की फसल हो गई। और 2 वाणिज्यिक फसलें होती हैं। वाणिज्यिक फसल में कौन कौन सी, जूट और नारियल, ठीक है। तो टोटल 22 प्रमुख फसल होती हैं जिन पर MSP की घोषणा करती है सरकार, ठीक है। तो खरीफ में ये हमने एग्जाम्पल दे दिए और रबी में हमने ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, और ये तो वाणिज्यिक में हो ही गई, ठीक है। तो 14 खरीफ फसल ये वाली आप इसको और देख लेना डिटेल में, ठीक है, गूगल कर लेना। जब आप गूगल पर सर्च करोगे देखोगे तो वो चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। 6 यहाँ पर 2 ही दी हैं, गेहूँ जो, तो एक बार इसको भी आप सर्च करना, ठीक है, और नोट करना। चलिए एक देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। देखिए सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए 17 दिसंबर को लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए। कितने पेश किए, 2 विधेयक। पहला देखिए संविधान 129वां संशोधन विधेयक, संविधान 129वां संशोधन विधेयक। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। प्रस्तावित संशोधन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुरूप है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक देख लेते हैं। देखिए संविधान 129वां संशोधन बिल, ठीक है, 2024 के तहत, ठीक है, 2024 के तहत 3 अनुच्छेदों में संशोधन और एक नया अनुच्छेद 82(1) से 6 जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 82 ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करता है। और संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव यह प्रावधान केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए, नगर निगमों के लिए नहीं है, ठीक है। ये केवल यहाँ तक ही है। बदलाव 2029 के बाद लागू हो सकते हैं, ठीक है। बदलाव कब, 2029 के बाद लागू हो सकते हैं। और पहला संयुक्त चुनाव कब होगा, 2034 में होगा, ठीक है, पहला। तो ये दिए गई हैं संभावनाएं। आगे देखते हैं मध्यावधि चुनाव की स्थिति।
यदि किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाता तो नया चुनाव शेष कार्यालय के लिए ही होगा। अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन से लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को संतुलित किया जाएगा। विशेष बहुमत की आवश्यकता देखिए, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य मौजूदा और मतदान की आवश्यकता होगी। चुनाव आयोग का अधिकार देखेंगे। चुनाव आयोग का अधिकार में चुनाव आयोग की सिफारिश पर किसी विशेष विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से अलग कराया जा सकता है। इस प्रकार से देखिए, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए चुनाव प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित। महत्व देखेंगे, यह प्रस्ताव भारतीय चुनाव प्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जिससे संसाधन, समय और लागत की बचत होगी। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश। देखिए, 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे की दक्षता बढ़ाना है। मुख्य तथ्य देखेंगे। देखिए, रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना है। देखिए, विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्ति प्रदान करना है, जो पहले कानूनी समर्थन के बिना कार्य करता था। सत्ता का विकेंद्रीकरण। विधेयक का उद्देश्य बजट और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रबंधन में रेलवे क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करके निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण करना। स्वतंत्र नियामक। देखिए, टैरिफ, सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भागीदारी की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक की स्थापना विधेयक की एक प्रमुख विशेषता है। शासन सुधार। विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड के सदस्यों की चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके शासन में सुधार करना। बुनियादी ढांचा सुधार में देखिए, विधेयक में ट्रेन मार्गों के विस्तार सहित बुनियादी ढांचा सुधार में तेजी लाने के प्रावधान शामिल है। आगे देखेंगे रेलवे बोर्ड। देखिए, रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष नीति निर्धारक और प्रशासकीय निकाय है। यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आता है और रेलवे मंत्री के अधीन कार्य करता है। रेलवे बोर्ड के वित्त संचालन और विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में रेलवे बोर्ड का। ठीक है, आगे देखेंगे सी बॉक्स क्या है? 5 दिसंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखेंगे। देखिए, स्वव्यवस्थित शिकायत प्रक्रिया। सी बॉक्स का उद्देश्य आंतरिक समितियां ICS और स्थानीय समिति, ठीक है, LCS के बारे में जानकारी प्रदान करके सीधी शिकायत दर्ज करने की सुविधा देकर शिकायत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। गोपनीयता। पोर्टल पर शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रहती है। नोडल अधिकारी की भूमिका। देखिए, प्रत्येक कार्यस्थल को शिकायत पर नज़र रखने और सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और पोर्टल पर शिकायत डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कानूनी अनुपालन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, सी बॉक्स कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का अनुपालन करता है, जिसमें 90 दिनों के भीतर जांच करना अनिवार्य है। बेहतर पहुंच और सशक्तिकरण। पोर्टल महिलाओं को कार्यस्थल यौन उत्पीड़न के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी मंच प्रदान करके सशक्त बनाता है। आइए देखिए, नए आपराधिक कानून लॉन्च। ये क्या है? देखिए, 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानून लॉन्च किए, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। मुख्य तथ्य देखेंगे। औपनिवेशिक कानून के स्थानांतरण। नए कानून का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के कानून को बदलना, भारतीय कानूनी प्रणाली को संवैधानिक आदेश के रूप में बनाना, न्याय पर ध्यान। कानून नागरिकों के लिए समय पर और निष्पक्ष न्याय को प्राथमिकता देता है। कार्यान्वयन। सभी राज्यों द्वारा प्रभावी अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी रोल आउट को 3 वर्षों में क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा। मुख्य विशेषता देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता आपराधिक न्याय सुधार पर केंद्रित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा में सुधार करना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधुनिक साक्ष्य कानून पेश करता है। प्रमुख हितधारक। नए कानून के व्यावहारिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करने के लिए लॉन्च में एक प्रदर्शनी और लाइव प्रदर्शन शामिल थे। नए आपराधिक कानून का सफल कार्यान्वयन। देखिए, कार्यक्रम का विषय सुरक्षित समाज विकसित भारत, दंड से न्याय तक, जो दंड से ध्यान केंद्रित करके न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए यह कानून साइबर अपराध,
संगठित अपराध जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करते हुए औपनिवेशिक युग के कानून को बदलकर भारतीय न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य रखते हैं। नए कानून भारतीय कानूनी प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और अनुकूल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। इन कानून की अवधारणा दंड से न्याय की ओर ध्यान केंद्रित करके न्याय प्रणाली को बदलने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित था। आगे देखेंगे तटीय परिवहन विधेयक 2024, ठीक है, 2024 इधर देखेंगे। 3 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में तटीय परिवहन विधेयक 2024 पेश किया। मुख्य तथ्य क्या है? भारतीय शिपिंग को बढ़ावा देना। विधेयक का उद्देश्य विदेशी जहाज़ों द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राष्ट्रीय डेटाबेस विधेयक में पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना साझाकरण की सुविधा के लिए तटीय शिपिंग के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस की स्थापना प्रस्तावित। लाइसेंसिंग और नियामक ढांचा विधेयक तटीय शिपिंग गतिविधियों के लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा निर्धारित करता है जो निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग का विकास विधेयक का उद्देश्य भारत के व्यापक तटरेखा प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों से इसकी निकटता का उपयोग करते हुए तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग का विकास करना है। नियामक विसंगतियों को संबोधित करना विधेयक का उद्देश्य तटीय शिपिंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों में विसंगतियों को दूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पैकेट पेयजल अब सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में वर्गीकृत। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज पेयजल और मिनरल वाटर को सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। यह पुनर्वर्गीकरण इन उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन आवश्यकताओं को हटाने के बाद आया है। नए वर्गीकरण का लाभ देखते हैं। निगरानी में वृद्धि सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के रूप में पूर्व वर्गीकरण के लिए पैकेट पेयजल और मिनरल वाटर के निर्माताओं के लिए सख्त नियमों और निगरानी की आवश्यकता होती है। अनिवार्य निरीक्षण देखिए निर्माताओं को अब सुरक्षा मानकों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य वार्षिक निरीक्षणों से गुजरना होगा, जिसमें लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले निरीक्षण भी शामिल है। तृतीय पक्ष ऑडिट इस श्रेणी के सभी व्यवसायों को सुरक्षा प्रथाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए FSSAI मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट के अधीन किया जाएगा। आगे और बढ़ेंगे और सरलीकृत अनुपालन देखो BIS प्रमाणन आवश्यकताओं को हटाने से निर्माताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है, जिससे कई प्रमाण पत्रों का बोझ कम हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, तो FSSAI एक स्वतंत्र विधिक प्राधिकरण है जो भारत में खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। ठीक है, FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में स्थित है। और इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये हो गया, मैंने यहाँ तक बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द यथावत। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन का चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। मुख्य तथ्य देखेंगे। 42वां संशोधन आपातकाल के दौरान अधिनियमित इस संशोधन का उद्देश्य भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों को सुदृढ़ करना था। संसदीय शक्ति देखेंगे। अदालत ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि संविधान की मूल अपनाई गई तारीख इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या देखेंगे। देखिए अदालत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों के समान उपचार बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के। समाजवादी का अर्थ क्या है? अदालत ने कहा है कि प्रस्तावना में समाजवाद कल्याण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सरकारें मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी आर्थिक संरचनाओं का चयन कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में आपातकाल
आकलन के दौरान किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में कई तरह के बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियाँ कम की गई थी। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा संसद को अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारियों और विशेषाधिकारियों पर नियमित रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब आगे बढ़ेंगे कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन में। राम मंदिर परियोजना स्वर्ड ऑफ ऑनर। देखिए, 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो सुरक्षा प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य तथ्य देख लेंगे। सुरक्षा उत्कृष्टता स्वार्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती है, जो निर्माण उद्योग के भीतर सुरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्टता का संकेत देती है। पिछली मान्यता लार्सन एंड टुब्रो निर्माण कंपनी को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये सब निर्माण प्रगति में देखें। पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण, जिसमें प्रतिष्ठित शिखर भी शामिल है, पूरा होने के करीब है। पूरे परियोजना के जून 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, वास्तुशिल्प इंजीनियरिंग विशेषज्ञता। मंदिर में कलाकार वासुदेव कामत और वास्तुकार सोमपुरा और जय काकटीकर द्वारा जटिल डिजाइन की विशेषता है, जिसमें CBRI और MSTCI के योगदान के साथ रचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए देखिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग। मंदिर का निर्माण राजस्थान के बासी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग करके किया गया है, जिसकी कुल मात्रा लगभग 15 लाख क्यूबिक फीट और इसमें संगमरमर की क्लैडिंग है। आगे देखेंगे अवतारसेश्वर मंदिर को यूनेस्को का विशिष्टता पुरस्कार। अब तो यहाँ पर देख लेंगे 10 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के तुक्काची तंजावुर जिले में स्थित अवतारसेश्वर मंदिर को इसके असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए यूनेस्को के 2023 के विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य तथ्य देखेंगे। ऐतिहासिक महत्व। चोल वंश के दौरान निर्मित 1300 वर्ष पुराने इस मंदिर में 5 प्रकार परकोठे और इसमें कई देवताओं का निवास है। पुनर्स्थापना प्रक्रिया। पुनर्स्थापन में 2 प्रकार की मरम्मत, अतिवृद्धि, वनस्पति को हटाना, संरचना को मजबूत करना, गोपुरमों को फिर से रंगना शामिल था। यूनेस्को की मान्यता। यूनेस्को ने मंदिर की अखंडता और सौंदर्य शास्त्र के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए आधुनिक संरक्षण तकनीकों को पारंपरिक तरीकों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए पुनर्स्थापन की सराहना की है। सरकारी समर्थन। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्थापत्य की भूमिका। कुशल स्थापत्य मंदिर निर्माता की भागीदारी ने पुनर्स्थापन प्रक्रिया के दौरान कारीगर परंपराओं और स्थापत्य अखंडता के संरक्षण को सुनिश्चित किया है। चौथा मेकोंग गंगा धम्म यात्रा। 6 दिसंबर 2024 को थाईलैंड के 20 से अधिक बौद्ध विद्वानों और नागरिकों को एक समूह चौथे मेकोंग गंगा धम्म तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचा। मुख्य तथ्य देखेंगे। देखिए, शांति और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य धर्म के संदेश को फैलाना, जिसमें शांति और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। सांस्कृतिक संबंध। ये आयोजन बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों के घनिष्ठ संबंधों पर जोर देता है, जो धर्म में निहित साझा मूल्य को उजागर करता है। एशियाई सहयोग का दृष्टिकोण। डॉक्टर सुपचाई विरांगफुचोंग इस पहल में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, ठीक है,
कंबोडिया, लाओस और भारत के बीच सहयोग की परिकल्पना करते हैं, जो 21वीं सदी को एशियाई शताब्दी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। करुणा और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान। डॉक्टर सुपचाई वैश्विक मुद्दों के समाधान में करुणा की वकालत करते हैं, नैतिक जीवन और वंचितों की मदद के महत्व पर जोर देती हैं। पिछली सफलता पर निर्माण। यह तीर्थ यात्रा पिछले गंगा मैकोंग यात्राओं की सफलता पर आधारित है, जो भारत और थाईलैंड के बीच संस्कृति बंधन को मजबूत करती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखिए, ये क्या है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया था। ठीक है। तो मुख्य तथ्य क्या है, साझेदार और खत्म हो गए, साझेदार और राज्य देश। देखिए, इस वर्ष के संस्करण के लिए उड़ीसा साझेदार राज्य और तंजानिया साझेदार देश है। मुख्य कार्यक्रम त्योहारों में वैश्विक गीता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, बृहद सरोवर पर भव्य आरती और दीपोत्सव समारोह शामिल हैं। बढ़ती लोकप्रियता देखिए, 2016 में अपनी स्थापना के बाद से त्योहार ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो सालाना 45 से 50 लाख आगंतुकों को आकर्षित करता है। सांस्कृतिक महत्व देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के साथ भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को साझा करना है। पश्चिम बंगाल यूनेस्को के प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल। देखिए, 3 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। मुख्य तथ्य देखेंगे, विरासत पर्यटन पर ध्यान। देखिए, राज्य सक्रिय रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिर सहित विरासत स्थलों का विकास कर रहा है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर। देखिए, दीघा में एक नया जगन्नाथ मंदिर निर्माणाधीन है, जिसमें संगमरमर की मूर्ति और भोजन प्रसाद के लिए एक बड़ा कमरा है। रोजगार सृजन। पर्यटन ने पश्चिम बंगाल में हजारों रोजगार सृजित किए हैं, जिसमें 65 से 2489 होम स्टे। उत्तरी बंगाल में स्थित बुनियादी ढांचा विकास। राजगंगा सागर द्वीप तक पहुंच बढ़ाने और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में बढ़ाने के लिए मूरी गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। यूनेस्को की मान्यता। यूनेस्को द्वारा यह मान्यता पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में महत्व को उजागर करती है। ठीक है। अब आ जाते हैं आर्थिकी पर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया राष्ट्रीय वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अंतर्राष्ट्रीय पर आएगा।